हेलो, हाय, नमस्ते, गुड इवनिंग। मैं एचएम स्वागत करता हूं आपका इजी क्लासेस नॉलेज एयर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रेशनल नंबर उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। यानी कि आज हम क्या करने जा रहे हैं, रेशनल नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले। उसके बाद हम कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और जब आप उन सेलेक्टेड क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर लेंगे उसके बाद में आप पाएंगे कि पूरा चैप्टर आपके मुट्ठी में होगा। यानी कि आप पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं रेशनल नंबर को विद कॉन्सेप्ट। उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि बेटा रेशनल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर होता क्या है, तो आपको क्या याद रखना है रेशनल नंबर के बारे में बेटा, कि ये रेशनल नंबर क्या होता है। ये रियल नंबर होते हैं। पहली बात, रियल नंबर होते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम इंटीजर पढ़ के आते थे क्लास 7th में, तो हम डेसिमल्स को हटा देते थे और कहते थे कि रियल नंबर को ही हम इंटीजर बोलेंगे, बशर्ते उसमें डेसिमल को गायब कर दो। यानी कि आज जो हम कहेंगे ना, तो रेशनल नंबर जो होंगे वो रियल नंबर का ही पोर्शन होंगे। लेकिन ध्यान रहे रियल नंबर में से हमको उठाने कौन है, आप कहेंगे सर डेसिमल उठाने हैं। पहली बात डेसिमल्स उठाने। और डेसिमल के दो टाइप होते थे बेटा, आपको याद हो तो, एक तो रेशनल और दूसरा इरेशनल। और जो रेशनल होते थे वो कौन से होते थे, क्लास 7 का थोड़ा सा रिकैप करेंगे। वो कौन से होते थे, आप कहेंगे सर एक तो होता था टर्मिनेटिंग और दूसरा होता था रिपीटिंग। रिपीट तो जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स थे, उन्हीं को ही हम कहते हैं प्यारे बच्चों क्या, रेशनल नंबर। और क्लास 7 में आप सब सीख के आए हैं कि जो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उनको आप P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आप इतनी बात को डाइजेस्ट कर पाए हो तो मैं आगे बढ़ूंगा। मैं इजाजत चाहूंगा कि आगे बढ़ा जाए। ये P/Q क्या है, जरा समझने की कोशिश करो बेटा। कोई भी हम इंटीजर उठाएं और उसको P और Q की जगह रख दें, लेकिन ध्यान रहे कि Q 0 ना होने पाए। मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने लिखा 3/4। आप मुझे बताइए क्या 3 एक इंटीजर है। आप कहेंगे हाँ सर 3 एक इंटीजर है। मैंने कहा बेटा क्या 4 एक इंटीजर है। आपने कहा हाँ सर 4 भी एक इंटीजर है। क्या आप 3/4 लिख पा रहे हो आराम से। आपने कहा हाँ सर लिख पा। बेटा अगर आप ऐसा लिख पा रहे हो तो आप रेशनल नंबर से डील कर रहे हो। यही रेशनल नंबर बढ़ता है। यानी कि आप ये याद रखना है कि अगर हम किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्म में लिख दे, और वो होता कैसे, आता कहाँ से, तो आपको याद रखना है बेटा वो डेसिमल से मिलता है। और डेसिमल कौन से वाले से मिलता है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग से मिलता है, जो कि क्लास 7 का एक पार्ट है। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो रेशनल नंबर क्या होती है बेटा बताओ। ये रियल नंबर का पार्ट है जिसमें हम किसी भी नंबर को P/Q की फॉर्मेट में लिखेंगे। किस फॉर्मेट में लिखेंगे, P/Q के फॉर्मेट में लिखेंगे। जहाँ पे P क्या होगा, आप कहेंगे सर P एक इंटीजर होगा। Q भी क्या होगा, इंटीजर होगा। क्या होगा बेटा, इंटीजर होगा। लेकिन Q का वैल्यू आप कभी भी 0 मत ले लेना बेटा। अगर 0 ले लिया खतरा हो जाएगा। समथिंग/0 इनफाइनाइट हो जाता है और वहां हम रेशनल नंबर को भूल जाते हैं। आप बात समझ गए होंगे। यानी कि P/Q की फॉर्मेट में अगर आप लिख पा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का काम हो गया बेटा खत्म यहाँ पर। अब तीन तीन बातों में रेशनल नंबर को खत्म करूंगा बेटा। बात अब ये रियल होती है या इमेजिनरी, तो आप कहेंगे ये रियल होती है। दूसरा, आप बताइए बेटा ये डेसिमल्स होते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर ये डेसिमल होते हैं। और कौन से डेसिमल से बनते हैं, आप कहेंगे टर्मिनेटिंग, और या फिर किससे बनेंगे बेटा, रिपीटिंग से बनेंगे।
तीसरी बात पूछूंगा बेटा, इसको किस किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? आप कहेंगे पी अपॉन क्यू। पी क्या होगा? इंटीजर। क्यू क्या होगा? इंटीजर। और क्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बेटा ये रेशनल नंबर का काम तमाम होता। इतना आप अगर रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं दैट इज सफिशिएंट। इतना ही आना चाहिए। इतना काम खत्म हो गया हो तो क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? आप कहेंगे सर बढ़ जा। इतना काम खत्म हो गया, अब आगे बढ़ेंगे बेटा। अब आगे बढ़ेंगे। रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे क्या होती है रेशनल नंबर। अब आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, क्या मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव रेशनल्स कौन से होते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मुझे बताइए आप 1/4, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, 1/4, 1/-3, -2/-5 लिख रहा हूँ, और -3/4। मैंने कुछ एग्जांपल लिख लिए रेशनल नंबर के। आप इसका पैटर्न देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे आप देखो बेटा, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। बताना बेटा ये कैसे साइन के है? आपने कहा सर सेम साइन के है। सेम साइन, सेम साइन। आप इसको देखेंगे बेटा, आप कहेंगे सर न्यूमरेटर प्लस है जबकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है। यहाँ पे ऑपोजिट साइन हो जाए, ऑपोजिट साइन। यहाँ पे बेटा फिर देखना, न्यूमरेटर नेगेटिव और डिनोमिनेटर नेगेटिव, यहाँ पे भी सेम साइन हो गए। यहाँ देखो बेटा, आप कहेंगे सर अब हम समझ गए ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, या ऑपोजिट साइन का कहानी चल रहा। जैसे ना समझे, पता आप क्या जाने, जब भी ध्यान से सुनना है, जब भी पॉजिटिव रेशनल्स को हम डील कर रहे होंगे तो वहां पे सेम साइन आएंगे। एक बात बताओ बेटा, ये पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ एक खूबसूरती नजर आएगी आप। ऑल्दो न्यूमरेटर इज आल्सो नेगेटिव, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है। आप देख रहे हैं कि सर ये दो माइनस से माइनस कट के ये पॉजिटिव आ जाए। यानी कि यहाँ से हम क्या कह पा रहे हैं कि अगर सेम साइन हुआ, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन साइन सेम रहा, तो वो रेशनल पॉजिटिव हो जाता है। तो बेटा मैं यहाँ पे सिर्फ ये लिखूंगा, सिर्फ ये, क्या मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा रामायण नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतनी बात, क्या इफ numerator and denominator are of same sign, same। इतनी बात अब समझ गए बेटा। पॉजिटिव लाने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों का साइन एक जैसा, यहाँ ये प्लस ये प्लस, यहाँ दोनों माइनस, इसीलिए कट, इसीलिए होगा ये अल्टरनेटली देखा जाए तो पॉजिटिव जैसा। ठीक। अगर मैं नेगेटिव रेशनल्स की बात करूं तो प्यारे भाई यहाँ पे पैटर्न देखो, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, यानी ऑपोजिट साइन के हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। अगर ऐसा होगा तो ऐसा होने पे क्या हो रहा है, ये हो क्या जाता है अल्टीमेटली? आप कहेंगे सर ये नेगेटिव हो जाता है। यानी कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग साइन के हुए तो रेशनल निगेटिव हो जाता है। हालांकि यहाँ पर देखेंगे ये डिनोमिनेटर नेगेटिव है और यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर नेगेटिव है, स्टिल क्या होगा? स्टिल ये होगा कि ये नेगेटिव बन जाएगा। भाई ये तो होगा। आप कहेंगे हाँ सर इतना भी समझ गए। तो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन, तब क्या होगा बेटा? ये बन जाएंगे नेगेटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल खत्म हो गया, नेगेटिव रेशनल खत्म हो गया, रेशनल नंबर क्या होता है वो भी खत्म हो गया। अब आ जाइए प्यारे बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, वो कैसे निकालेंगे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये अब मैं बता देता हूँ, अब ये मैं बता देता हूँ, अब इसकी जरूरत नहीं रही, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने लिखा -4/-12। पहली चीज आप मुझे एक बात ढूंढ के बताइए कि जो न्यूमरेटर में लिख रहा है वो डिजिट, और जो डिनोमिनेटर में लिख रहा है वो सेट ऑफ डिजिट, यानी कि 12 है।
क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है? आपने कहा हाँ सर है, एक तो एक होता ही है और एक 4 और दिख रहा है हमें, यानी कि 4 से और कट सकते हैं। मैंने कहा ठीक है बेटा, आप एक काम करो, इस 4 से इसको काट ही लो, डिवाइड ही कर लो। तो आप कहेंगे सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, -4 का डिवाइड 4 से और 12 का डिवाइड माइनस नहीं, -12 का डिवाइड 4 से, ऐसा कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ कर सकते हैं। तो बेटे ये अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, ऊपर 1 बचेगा और नीचे बचेगा -3, नीचे बचेगा -3। मैं आपसे फिर आगे कहूंगा बेटे ये माइनस जो है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं, ऊपर रहना चाहिए न्यूमरेटर में, यानी कि ये आ जाएगा 1/3। अब ये जो मैंने 1/3 बनाया ना माइनस में, ये बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप कहेंगे सर स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे हो गई है, इसमें और उसमें फर्क क्या है, तो समझो। जब हमने इसको शुरुआत किया था तो इसके फैक्टर थे 1 और 4। आपने कहा हाँ सर ये तो समझ गई बेटा। अब देखना फैक्टर कितने, ऊपर वाले न्यूमरेटर का और नीचे वाले डिनोमिनेटर का एक ही फैक्टर, मतलब जिससे वो डिवाइड हो जाए भाई, जिससे वो डिवाइड हो जाए। ऊपर वाला और नीचे वाले को देखो, कोई एक कॉमन फैक्टर एक के अलावा अगर आप ढूंढ के बता दे तो मैं बता दूं। आप कहेंगे सर ऐसा नहीं है, 1 और -3 है, या फिर इस माइनस को भूल जाओ, 1 और जो 3 होगा, 1 और जो 3 होगा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं। बेटा अगर ऐसा हो गया तो समझ लो कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो जो फैक्टर होना चाहिए वो सिर्फ 1 होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो नीचे लिख रहा है डिनोमिनेटर, ये कभी भी नेगेटिव ना हो। जैसे यहाँ ये नीचे लिख रहा था ना, मैं इसको ऊपर चढ़ा के ले, मैंने कहा बेटा यहाँ आ जाओ न्यूमरेटर के सामने, यहाँ नहीं आओगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आओगे। और जैसे ये ऊपर लगाया, आप लगा समझ गए सर, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या समझना है मैं बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान से समझो, मैं पी और क्यू के टर्म में लिखूंगा, पी एंड क्यू शुड है only one कॉमन फैक्टर मतलब जिससे वो कटे, कॉमन मतलब दोनों के साथ, एंड दैट इज कितना, वो बनी ही हो, और कोई पॉसिबिलिटी ढूंढ मत लेना। एक के अलावा अगर और कोई कॉमन फैक्टर मिल गया ना बेटा, तो फिर वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। नीचे अगर नेगेटिव दिख गया तो स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म है, फिर नहीं है मैं स्टैंडर्ड फॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ अब स्टैंडर्ड फॉर्म को भी समझ पाए होंगे। यहाँ तक कि 11वीं खत्म हुई। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आगे क्या करना है देखो, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी पर समझ, बस क्या है प्रॉपर्टीज देखो। जैसे कि मान लो कहीं निकला 4/12, तो बेटा रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है क्या, कि डिनोमिनेटर में जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको कोई आपत्ति नहीं होती है, कहते कोई बात नहीं चलेगा। यानी मैं कहना क्या चाहता हूँ, मान लो मैंने कहा कि मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो डिनोमिनेटर कहेगा कि भाई एक काम करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बशर्ते आप मेरे साथ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी। यानी कि आप 4/12 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई 3 से करो, आपने कहा सब 12, इसका मल्टीप्लाई 3 से करो, आपने कहा सर 36। ये दोनों अब भी इक्वल है। यानी कि सेम नंबर से अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर ले तो रेशनल नंबर बड़ा नहीं बनता है। कहता चलेगा, कितना चलेगा, बात समझिए। आप कहेंगे हाँ सर समझ गए। मैंने कहा बेटा आपने ये जो 4/12 था ना, इसमें 5 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे। तो आप कहेंगे हाँ सर किसी से भी कर लो, लेकिन ध्यान रहे बेटा, अगर ऊपर 5 से कर रहे हो तो नीचे भी 5 से हो। ऐसा मत करना कि ऊपर 5 से कर लो नीचे 3 को ढूंढ रही, नहीं। सेम नंबर से डिनोमिनेटर सेम नंबर से न्यूमिनेटर में कर लोगे तो रेशनल नंबर का आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। यानी कि
यहाँ पर 4 का 5 मल्टीप्लाई करो, ये 20 होगा। 12 का 5 में फिर से करेंगे, ये 6। अभी भी रेशनल नंबर ये इक्वल होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ गए। लेकिन मैंने कहा मेरे भाई कि जो 4/12 है, ये बार बार आप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई खेल रहे हो, क्या डिवीजन में भी ये बात ट्रू होगी? यानी कि अगर मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड भी कर लूँ ना, तो रेशनल नंबर कहता है कोई बात नहीं, जस्ट ठीक, सब चंगा सी। देखो भाई, तो मैंने मान लो क्या किया कि ऊपर वाले 4 को 2 से डिवाइड किया, जिससे माना इससे कर लो, ये कोई कंपल्सन नहीं। ऐसा मत करना कि और का 3 में कर रहे हो फिर डेसिमल्स में लगा रहे हो, तो क्या सेंस है ना। कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, 12 का 2 से कर लेंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, आप में का सर 2, नीचे कितना बनेगा 6, यानी कि स्टिल ये 2/6 के इक्वल है, इसको कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा सर आपने 2 से डिवाइड किया, मैं तो 4 से करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा करो ना, कॉमन फैक्टर है। आपने कहा हाँ सर वाक्य है, 4 का भी फैक्टर है और 12 का भी फैक्टर है। तो आप कहेंगे सर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ 4 का डिवाइड 4 से एंड देन 12 का डिवाइड 4 से करना था। मैंने कहा बेटा कर लो, ये कट गए, ये तो बना गया, ये 3 बार कटा, ये 3 बार, यानी कि अब भी क्या होगा, ये 2/6 भी 1/3 के इक्वल। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेशनल नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्म प्रॉपर्टी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आप समझिए। प्रॉपर्टीज में एक और खास प्रॉपर्टी रह गई है, उसको आप समझ लो, आप फिर आगे बढ़ सकते हैं सवालों के। बेटा की प्रॉपर्टी आना बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। इसके बिना अगर मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो फिर आपका हालत वही होगा जो अब तक है, ठीक। यानी कि आप चैप्टर को रटते रह जाएंगे, समझेंगे कम। चलो भैया एक प्रॉपर्टी और रह गई है, फिर आगे बढ़ेंगे। मान लो बेटा कोई रेशनल नंबर कह रहा है कि मैं हूँ 1/2, हमने कहा ठीक। कह रहा है कि देखो मैं नीचे वाला डिनोमिनेटर में बता रहा हूँ 8 है, ऊपर वाला पता नहीं क्या है। तो पता है रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ऐसे ही समझेंगे। मैं कोई वेरिएबल्स यूज करूंगा ही नहीं, सिंपल सीखो डायरेक्ट। तो रेशनल नंबर पता है क्या कहता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे ना तो वो भी इक्वल आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक्स होता, हमें नहीं पता क्या है, एक्स है, तो क्या कहता है रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी कि बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स की मल्टीप्लाई 2 में करो, आपने कहा सर 2x हो गया। 8 की मल्टीप्लाई 8 में करो, ये कितना हो गया 8। एक्स का वैल्यू कितना हो गया बेटा, एक्स के साथ ये 2 किस में, आपने कहा सर मल्टीप्लाई में, इधर भागेगा तो डिवाइड में, तो बेटा यहाँ पे 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे जो लिख रहा था ना वो नंबर 4 था। ये मैंने कैसे निकाल पाया मैं 4, आप कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी यूज कर ली। रेशनल नंबर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस आइडेंटिटी। ये 3 प्रॉपर्टी अगर आपको आ गई हो तो क्या सवालों की तरफ नहीं भागना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, इसको ऐसे चाहो ऐसे लिख लो कि अगर A/B इक्वल है C/D के, देन AD इक्वल होता है ऐसे। अब भी क्रॉस ही तो हो रहा है, लेकिन नंबर्स में भी मोर कंफर्टेबल विथ नंबर्स। तो बेटा जब हम अर्थमेटिक सीख रहे होंगे ना तो आप नंबर्स में अपनी कंफर्टेबिलिटी बनाइए और साथ चलिए। वेरिएबल्स का चक्कर थोड़ा कम पालेंगे, कहाँ पालेंगे, तो एलजेब्रा में। एलजेब्रा में थोड़ी छूट दे रखी है कि दवा के XYZ यूज करो, तो मैं अर्थमेटिक में क्यों करने लगा, ठीक। इसीलिए मैंने आपको ये वेरिएबल्स पे ना करते किसने बताया, ये नंबर्स में बताया। ये बात भी आप समझ गए होंगे, इधर ये कोने में हमने वेरिएबल भी बता दिया। ये भी क्या है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी, क्या क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होते, प्रॉपर्टी खत्म हो गई। आपको मैं जैसे सिखा रहा हूँ सिमिलर भाषा में आप अपने नोट्स में अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। आते हैं बेटा सवालों की तरफ। सवालों की तरफ कह रहे हैं कि एक्सप्रेस करना है -3/5 को। हम कहेंगे लो भैया -3/5 कह रहा है कि रेशनल नंबर बना दो इसको जिसका डिनोमिनेटर 40 हो और वो भी नेगेटिव
-40 डिनोमिनेटर करना है। मैंने कहा बेटा आप बताओ आपका कितना है? आपने कहा सर मेरा तो 5 है। तो मैं कहूँ कि बेटा अब एक काम हमें करना पड़ेगा, 5 को -40 बनाना है। ध्यान रहे, दो तरह के बच्चे होंगे, एक सोच रहे होंगे कि 5 को 40 बनाने के लिए 35 ऐड कर देता था। लेकिन बेटा ध्यान रहे, जब मैं प्रॉपर्टी सिखा रहा था तब मैंने आपको प्लस की कोई आइडेंटिटी नहीं सिखाई, माइनस की कोई आइडेंटिटी नहीं सिखाई। मैंने सिखाया मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली। तो आपको इजाजत नहीं है कि आप इसमें कुछ ऐड करें। अब दूसरा सवाल मैं ये पूछता हूँ कि 5 किस नंबर का मल्टीप्लाई करो कि आपका आप आंसर -40 है। बेटा इतना आइडिया तो लगा लोगे। आपने कहा हाँ सर इतने गधे नहीं है, हम -8 का मल्टीप्लाई करेंगे काम बन का। जैसे ही आपने ये कहा, मैंने कहा बेटा ऊपर देखना, ऊपर क्या लिख रहा था? आपने कहा सर -3 लिख रहा था। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं कर सकते कि आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाले को कह दो मैं नहीं करूंगा। नहीं नहीं, करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो बेटा यहाँ भी -8 की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी। और ये तो प्रॉपर्टी, किसी भी रेशनल नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रेशनल नंबर कहता है ठीक है। यानी कि आंसर जो होगा -8 की -3 में मल्टीप्लाई करो बेटा, ये 24 हो गया। प्लस का अगर यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 40, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यही कह रहा था कि इसको ऐसा बना दो कि -40 डिनोमिनेटर में दिखने लग जाए। हमने कहा इतनी समझ, आप कहेंगे हाँ सर समझ लो। अगले सवाल में कह रहा है कि न्यूमिनेटर को प्लस का 27 कर लो। मैंने कहा बेटा तुम्हारे हाथ में क्या है? आपने कहा सर 3/5 है। मैंने कहा बेटा आप 3 को -3 किस नंबर से मल्टीप्लाई करके, किस नंबर से मल्टीप्लाई करके प्लस का 27 बना सकते हो, वो सोच लो पहले। आपने कहा सर मैं बताता हूँ। -3 मेरे हाथ में आपने दे दिया। -3 में ऐसा नंबर सोचो कि मल्टीप्लाई करो तो -27। आपने कहा सर इतना मुश्किल नहीं, आप -9 ले लो। बेटा +9 क्यों नहीं? बेटा प्लस लूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। चाहिए मुझे प्लस का, तो मैंने -9 ले लिया। जैसे ही -9 ऊपर लिया तो मेरी कंपल्सन हो गई नीचे भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यही तो प्रॉपर्टी है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही ऐसा करूंगा तो ऊपर बनेगा प्लस का 27 और बेटा नीचे बनेगा माइनस का 40। काम खत्म, काम खत्म का। और ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आपको समझ आया स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस नीचे भटक रहा है, नीचे नहीं भटकना चाहिए, इसीलिए हम कहेंगे स्टैंडर्ड तो नहीं है लेकिन है ये नहीं। काम खत्म हो गया भैया। ये पहला सवाल आपका खत्म हो गया। और ऐसे ही कई सारे सवाल आप देखेंगे RS अग्रवाल में, NCERT में आपको भर भर के देखने को मिलेंगे। आपको करना है तो सिर्फ यही जो मैंने आपको सिखाया, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड। ठीक, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे बढ़ेंगे। आगे सवाल क्या कहता है भैया जरा देख रहे हैं। अब मैं आपको कंपैरिजन करना सिखाऊंगा। ठीक, कंपैरिजन करना सिखाने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ माइनस कर लो, ये कुछ नहीं है। जब भी कभी कंपैरिजन करने को है, देखो अभी असेंडिंग ऑर्डर में कहे डिसेंडिंग ऑर्डर में कहे ये जाने, हमें नहीं मतलब। हमें सिर्फ ये देखना बड़ा कौन है छोटा कौन छोटा। कई तरीके आपने सीखे होंगे, मैं आपको सबसे साधारण और सबसे आसान और सबसे ज्यादा वर्किंग तरीका सिखाऊंगा, एक बार में आप सीखते हैं। जैसे कि बेटा यहाँ पे लिख के आ रहा है, अपने का सर ये लिख रहा है, पहले तो इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। -4/9 लिख रहा है भैया, -5/12 लिख रहा है, ठीक है। -7/18 लिख रहा है, और देन लिख रहा है -2/3, -2/3। आप जब भी कंपैरिजन करेंगे, यानी कि आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने को क्वेश्चन कहेगा, तो आपका पहला कर्तव्य क्या होगा वो समझ लो। आप झांकेंगे इनके डिनोमिनेटर की तरफ। किसकी तरफ? डिनोमिनेटर की तरफ। आपने कहा सर झांक लिया, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ 9 लिख रहा है, यहाँ 12, यहाँ 18 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया बेटा, आपको क्या करना है, सबसे बड़े वाला नंबर पकड़ना है। आपने कहा हाँ सर ये पकड़ लिया।
सबसे बड़े वाला नंबर 18 हमने दबोच लिया। मैं कहूंगा बेटा आपको 18 का टेबल मन में पढ़ना है, लेकिन मैं लिख दूंगा, आपको पढ़ना है। आपने कहा सर आप 18 बन जा 18 30। मैंने कहा बेटा रुकना भी है, लेकिन रुकना कब है पता ना कब है आपको टेबल पढ़ना है जब रुकना है, जबकि जब चारों नंबर ये इसको कंप्लीट डिवाइड कर दे। अब मुझे बताओ अगर मैं यहाँ रुक जाता तो बताओ 12 12 18 को पूरा डिवाइड करता है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं करता। तो टेबल बढ़ा दो। मैंने कहा बेटा यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखना 12 12 36 को पूरा कंप्लीटली डिवाइड करता है? आपने कहा सर करता है। मैंने कहा बेटा 9 करता है? आपने कहा सर करता है। मैंने कहा बेटा 3 करता है? आपने कहा हाँ सर करता है। 18 तो करेगा ही क्योंकि 18 का टेबल है। जैसे ही आप इतना करेंगे ना तो बेटा यहाँ इसको हटा देंगे, यहाँ इसको हटा देंगे। ये आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त है। पता है आपने क्या कर लिया? आपने एलसीएम निकाल लिया। यानी कि अब आपको वो ऐसे करके जो ये बनाना पड़ता था उसकी जरूरत नहीं। क्या करना, बड़े वाले नंबर को उठाना, उसका टेबल पढ़ना है। जब तक पढ़ना है कि सारे नंबर डिवाइड करना शुरू न कर दो। जैसे मैंने 18 का टेबल पढ़ा, 18 का डबल किया, 36 देखा, सब डिवाइड करना, मैं रुक गया। मैंने कहा बेटा ये एलसीएम है। तुम सोचो भी मत कि एलसीएम क्या है क्या नहीं है। आपको पता आप करना क्या है, आपको ये करना -4 9 36 से मल्टीप्लाई 36 से डिवाइड कर सकता हूँ? आप कहेंगे हाँ सर कर सकते, कर सकते। बोलो भाई, अरे भाई ये तो बनना पड़ेगा। आप कहेंगे हाँ सर कर सकते हैं। या फिर देखो मैं और आप में आसान तरीका आता तो ये भी क्यों करना, 36 आपको क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर 36 बनाना है। सबका डिनोमिनेटर आपने कहा सर इसका डिनोमिनेटर 36 बनाने का तरकीब मेरे पास है, 4 से मल्टीप्लाई करो बनी और 4 से ऊपर। मैंने कहा बहुत बड़ी तो बड़ा काम का काम किया। दूसरा मैंने कहा बेटा -5/12 लिख रहा है, इसको 36 कैसे बनाओगे? तुमने कहा सर ये 12 है, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर लो। किससे कर लूंगा? आपने कहा सर 3 से। मैंने कहा बेटा ऊपर भी कर लेना। आपने कहा सर ये भी हुआ। तीसरी बात आप क्या कहेंगे, -7/18 लिख रहा है तो ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। सिमिलरली -2/3 लिख रहा है तो ऊपर भी कितने से, 12 से, और नीचे भी 12 से। इतना आप काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझको सबका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। भाई इतना काम कर लोगे? आपने कहा हाँ सर कर लेंगे। अब इनको पहचानो, इनको असली रूप में लेके आओ। असली रूप में कैसे? ये बेटा है -16/36। ये है बेटा -15/36। ये है बेटा कितना, -21/36। ये कितना है फिर, -20/30। अगर आप इतना काम कर चुके हैं तो अब इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लगा पाना मुश्किल नहीं है। आप ये बात जानते हैं कि नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर होगा वह अपने आप में उतना छोटा हो। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बेटा -5 छोटा है कि -4, तो आप कहेंगे सर ये छोटा होगा कि नेगेटिव आ रहा है। तो अब मुझे बताइए क्या आप यहाँ से पहचाने, अब तो सबका डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि डिनोमिनेटर वाली तो कहानी खत्म। अब क्या करना, जो सबसे बड़ा दिख रहा हो पर समझो वो सबसे छोटा हो गया। क्या अब आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे? तो आप कहेंगे हाँ सर। आप क्या है आप, अरे अब क्या रह गया, अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल कब था, जब हमें इनके डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहे। तो ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में बेटा अपने आप लगाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि सर आप ये पूरा ही लगा दो, नहीं, इतना तो लगाना आपका भी है। क्या करना है, जो नेगेटिव में जितना बड़ा नंबर समझो वो उतना छोटा। अब डिनोमिनेटर की कोई भूमिका नहीं रही है, कोई इसका यूज नहीं रहा है। आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पे आपने कहा कि सर ये दिख गए हमें। मैं अब देखो मेंटली करना एक बार, ठीक है। मैं कहूँगा बेटा डिनोमिनेटर जहाँ को आपने कहा सर 5 10 15 20, मैंने कहा बेटा बड़ा वाला नंबर उठा लो, आपने कहा सर 20।
मैं कहूँगा बेटा टेबल चालू कर लो, तो आपने कहा सर 21 सर 20, 22 आर 40। मैंने कहा बेटा देख लेना 15 काट रहा है। आपने कहा सर नहीं नहीं रुक जाओ। मैंने कहा आगे बढ़ने आगे। आप कहेंगे सर 12 23 60, और जैसे ही आप 60 कहेंगे मैं कहूँगा बेटा काम बन गया। 60 को 5 भी डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 10 कर रहा है, आपने कहा सर कर रहा है। 15 कर रहा है, आपने कहा सर कर रहा है। 20 तो करेगा ही, क्योंकि 20 का टेबल। तो जैसे ही आपने ये किया, आपने एलसीएम निकाल लिया मन में। और पेपर में आपको ये थोड़ी करना होगा कि एलसीएम निकाल ले, नहीं, कोई जरूरत नहीं, ऐसे निकाले मैं। अब -3/5, -7/10, -11/15 और -13/20। हमें करना क्या है, सबका डिनोमिनेटर 60 बना देना है बेटा। कैसे बनाएंगे, आपने कहा साहब ये काम बहुत आसान है। ये पहले ही सवाल में आपने सिखा दिया कि 5 को 60 बनाने के लिए, 5 को 60 बनाने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद 12। मैंने कहा बिल्कुल ठीक पहचाना बेटा, ये करोगे। दूसरे में क्या करेंगे, -7/10 तो है आपने कहा हाँ सर है। मैंने कहा बेटा 10 को 60 बनाने के लिए आपने कहा सर 6 से ऊपर में, इसलिए 6 से नहीं काम कर दो। सिमिलरली मैं कहूँगा इसको बनाओ -11/15। आप कहेंगे सर 4 का डिवाइड कर लेंगे, ये बन गया सर। सिमिलरली इसको कर लो बेटा -13/20 और मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 3, काम खत्म। जैसे ही आप ये करें ये काम खत्म हो जाएगा। अभी आप लगाना सीख जाएंगे। ये कितना होगा बेटा -36/में, ये कितना होगा -42/60, और ये कितना होगा -44/60, और ये होगा -39/60। अब तो डिनोमिनेटर सेम है। अब तो बेटा जो ज्यादा लंबा दिख रहा है ना नेगेटिव में, समझो वो सबसे छोटा है। अब फिर लगा लो। अब मुझसे मत कहना कि सर आप लगा दो, नहीं, अगर इतना नहीं करोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। यहाँ तक की कार्रवाई समाप्त हुई। आप इसको असेंडिंग में लगाओ, डिसेंडिंग में लगाओ, जैसे सवाल गए वैसे लगाओ, ये आपका काम है। मैंने आपको सिखा दिया कि इनका डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करना है, डिनोमिनेटर कैसे इक्वल करना है, उसके बाद तो आप करना जानते हैं। अगला सवाल बेटा कह रहा है कि इन सबको ऐड करो तो फिर एडिटिव इनवर्स और निकाल। मैं आपको एक तरीका सिखाऊं, है ना, एलसीएम से बचेंगे थोड़ा सा, और ऐसा नहीं एलसीएम बिल्कुल ही स्किप कर देंगे, नहीं, सीखेंगे, लेकिन हम पता कैसे करेंगे। जैसे कह रहा है कि -5/16 को जोड़ना है, ऐड करने को कह रहा है, ऐड करेगा 7/24 के साथ। बेटा आपको पता क्या करना है, जब भी ऐसा सवाल है एलसीएम के पीछे मत भागना, मुझे पता है आप गड़बड़ करते हैं। आप इनके डिनोमिनेटर को इक्वल बनाना। आप कहेंगे सर डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने की तरकीब आपने अभी बताई। हम इसके डिनोमिनेटर को झांकते हैं, बड़ा वाला नंबर पकड़ते हैं और इसका टेबल पढ़ते हैं। मैंने कहा पढ़ो बेटा, फिर पढ़ो 24 और फिर कितना होगा बेटा 40। मैं कहूँगा बेटा रुक जाओ, 16 भी कर रहा है डिवाइड और 24 तो करेगा, क्योंकि 24 का टेबल है। जैसे ही आप इतना कर लेंगे ना, रुक जाना, आप रुक जाना, यानी कि हमारा टारगेट जो रहेगा वो 48 रहेगा। अब इस 48 का क्या करने वाले बताए आपको, हम ये करेंगे कि -5/16 तो था, मैं 3 से मल्टीप्लाई ऊपर और 3 से नीचे कर लूंगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, मैं कहूँगा बेटा ये डिनोमिनेटर को सेम कर रहा हूँ। आप कहेंगे सर सेम से क्या फायदा है, बेटा देखना अभी, देखो मजा आ जाएगा। 7/24, और बेटा यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे एलसीएम का चक्कर आपका थोड़ा बच जाएगा। जैसे ही आपने ऐसा किया तो ऊपर बच गया -15/48 और यहाँ बच गया 14/40। जैसे ही आप इतना करेंगे तो आप समझिए सर डिनोमिनेटर तो सेम है, और जब सेम आ गया तो इसका एलसीएम डायरेक्ट आप लिख लेते हैं 48, और ऊपर वालों को कॉपी कर लेते हैं तरह से -15 + 40। तो ऊपर क्या बच गया बेटा -1 बच गया, चल नीचे 48। तो ये आसान रहेगा, यानी कि आपको एलसीएम का झंझट नहीं पालना पड़ेगा। और हालांकि नए हम एलसीएम नहीं रहे हैं, लेकिन आप ये सोच पाइए कि आपको ये चौकोर ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पेपर में एलसीएम लिखने के नंबर नहीं है, एलसीएम सोचने के नंबर है, ठीक।
तो आपको क्या करिए हमने इसमें सवाल में बेस यानी कि डिनोमिनेटर को इक्वल कर लिया, और इक्वल करने के बाद तो हम जानते हैं इसको कॉपी नीचे, ऊपर वालों को कॉपी ऊपर, और जोड़ो आंसर। जैसे ही इतना आया तो मैंने कहा बेटा कुछ और भी लिख रहा है उसमें। आपने कहा हाँ सर लिख तो रहा है कि ऐड तो करने ही करने हैं और इनका एडिटिव इनवर्स निकाल के लाना है। मैं कहूँगा बेटा एडिटिव इनवर्स क्या होता है, क्लास 7th में पढ़ के आए थे कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर पढ़ के तो आए थे। जब भी एडिटिव इनवर्स की बात आए तो आप एक ऐसा नंबर सोच रहे होते हैं जिसके साथ इस नंबर को जोड़ो तो 0 आए। यही एडिटिव इनवर्स की खास बात है। तो जब भी एडिटिव इनवर्स बोलेगा तो आपको क्या करना है बेटा, इसका एडिटिव इनवर्स चाहिए लिख लो। क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जोड़ दूं तो बेटा 0 आ जाए, 0 प्रकट हो जाए। ये होता है एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है। तो एडिटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, किसका निकालना है, उसका एडिटिव इनवर्स पता नहीं क्या होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 0। जैसे ही आप ये करेंगे काम खत्म, काम खत्म बेटा। ये नंबर इधर नेगेटिव का है, इधर इसको भेजूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/48 इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। काम खत्म, काम खत्म होगा। एक और सवाल की तरफ भागेंगे, एक और सवाल की तरफ भागेंगे, और फिर लास्ट वाले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, और ये चैप्टर आपके कदमों में होगा। और बेटा आप ध्यान रहे ऐसे ही करेंगे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ से आप टाइम को बचाना सीखेंगे, और आपका ना पता है क्या है कि जब आप ऐसे तरीके सीखेंगे दिमाग पर बर्डन कम आएगा, ऐसा नहीं लगेगा दिमाग थक रहा है, नहीं। जब आप फ्रेश माइंड से मेंटली ज़्यादा सोचेंगे और इफेक्टिव वे में लिखेंगे तो टीचर पे खास इंप्रेशन आएगा, टीचर भी कहेगा "भाई, कुछ तो बच्चे में है खास", और आपको माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा। जैसे कि कह रहा है इनको जोड़ लो, मैंने कहा बेटा किस किस को, आपने कहा सर -1/12 को, और इसमें ऐड करना है आपको कितना, -2/15। मैंने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, ऊपर ले गया माइनस को। आपने कहा ठीक है सर इतना तो अब समझ गए, इतना तो समझ गया, यानी कि -1/12 करना है, प्लस माइनस -2/15 करना है। मैं कहूँगा बेटा आ जाओ कहानी को बढ़ा दो, बड़ा वाला नंबर उठा लो, ढंग तो झाँक लो। आपने कहा हाँ सर कर तो लिया। बेटा इसका टेबल पढ़ना शुरू करो। आपने कहा सब पढ़ते हैं, 15 1 आर 15, 15 2 आर 30, ऐसे नहीं सोच रहा है, थोड़ा क्विक सोचेंगे। तो बेटा पहुंच जाओ ना आंसर पे, 60 तक पहुंचो जल्दी। ठीक, 4 बार 15 4 आर 60। जैसे ही आप 60 पर पहुंचेंगे तो आप पाएंगे कि तो 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से तो होगा ही क्योंकि 15 का टेबल है। मैं कहूँगा बेटा बस यही करना था, अब कुछ मत करो। अब तो इनको अब तो इनको इस फॉर्मेट में बना के दिखाओ। आपने कहा दिया 12 को 60 बनाने के लिए क्या टेक्निक बताई मैंने, आप कहेंगे सर ऊपर 5 से नीचे 5 से कर लो काम बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है बेटा यहाँ भी कुछ कर लो ऐसे ही। आपने कहा हाँ सर यहाँ भी करके दिखाता हूँ, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई नीचे 4 से मल्टीप्लाई। बेटा इतना भी नहीं सोच पा रहे हो क्या? आप कहेंगे सर सोच के रही सोच रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है चलो ठीक है, 2 वाला तो बेटा शुरू हो जाओ। -5 अपॉन और -8 अपॉन में फिर से 60। मैंने कहा बेटा अब तो आप जान गए क्या करना है, 60 एलसीएम हो गया, ऊपर वालों को करते कर लो, -5 -8, ये -13 हो गया और ये 60 हो गया, दैट्स इट। यही आपका एडिशन हो गया, आप ऐसे करें ऐसे। दूसरा कह रहा है एडिटिव इनवर्स तो निकालो। मैं कहूँगा बेटा एडिटिव इनवर्स को प्रॉपर्टी को समझ लो, प्रॉपर्टी को समझ लोगे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका किसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, आपने कहा सर 13/16 का। मैं कहूँगा मुझे नहीं पता एडिटिव इनवर्स क्या है, उसको एक्स बोलेंगे। बस एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी याद रखो कि जोड़ दे तो 0 आए। बेटा ये 7th क्लास की बात है, लेकिन स्टिल भी दोबारा बता रहा हूँ एडिटिव इनवर्स क्या होता है। किसी नंबर में नंबर क्या जोड़े कि 0 आए। तुम सोच रहा हमें नहीं पता, जब तुम सोचोगे हमें नहीं पता एक्स मानोगे तो एक्स खुद से झाँक के बोलेगा रुको भाई साहब मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। एक्स का वैल्यू इधर देखो बेटा, ये -13/16 माइनस में है, इधर फेंक के मारो ये 13/16।
ये प्लस में हो जाएगा और यही इसका एडिटिव इनवर्स होगा। यानी हमने क्या किया, एक तीर से दो निशाने लगा दिए और मजा आ गया हो तो हमें बता दो क्या आगे बढ़ना है। आप कहेंगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो। ठीक, एडिटिव इनवर्स भी आप समझ गए बेटा। एडिटिव इनवर्स क्या है? ऐसा नंबर सोचना है जिसके साथ के साथ किसी को जोड़े जीरो दे, बस बस। और ऐड सब्ट्रैक्ट कंपैरिजन सबका एक ही तरीका बताया है, डिनोमिनेटर से। ठीक, आगे बढ़ेंगे मेरे भाई। और क्या कह रहा है सवाल देखेंगे। कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1 टू गेट 5/7। ऐसा कब कोई भी सवाल आए, ठीक, ऐसा कोई भी सवाल आए आप सोचना मत, आप ये मत सोचे लग जाना यार क्या ऐड करूं, नहीं, ऐसा पागल हो जाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि व्हाट नंबर हमारे का हमें क्या पता, शुड बी ऐड को ऐड बना दिए, -1 में ऐड करना हमें तो ठीक है कर लेंगे। कह रहा है कि ऑप्टेन जो हो वो 5/7 हो जाए, हमें ठीक। बट ऐसा सवाल आएगा तो आप इसको ऐसे इक्वेट करके बने। अगर आप डायरेक्ट सोचेंगे तो आप तो फिर करने फिर नहीं। ये भी नहीं करना है कि प्लस का बोलेगा माइनस करूंगा, माइनस का बोलेगा नहीं नहीं का चक्कर खत्म। मैंने आपको ये बताया है, क्या बताया है, कि जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे कर दो। ये कह रहा है वोट नंबर हमने कहा हमें नहीं पता, शुड बी एडेड हमने कहा ठीक है, -1 टू ऑब्टेन दिस, तो ये लिख दी, खत्म कर। अब आप कहेंगे क्या सर आंसर आ जाएगा? बिल्कुल आएगा बेटा, एक्स को यही रहने दो। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, एक लाइन और खराब कर लेते, एक्स प्लस माइनस क्या हो गया आपने कहा सर माइनस, और ये 5/7 लाना है तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 5/7। ये माइनस का बुला, माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा बेटा। और जब ऐसा हो जाएगा फिर तो आप जानते हैं एक्स का वैल्यू अब आपके कदमों में। 7 एलसीएम ले लिया, आप चाहें तो भी देखो यहाँ पे भी मैं कंपैरिजन लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ +1 है, यहाँ पे भी देखो कंपैरिजन 5/7 या 1 डिनोमिनेटर में देखो भाई कुछ नहीं है तो 1 तो मान सकता हूँ। आपने कहा भाग के मानो सात, मैंने कहा बेटा इसका डिनोमिनेटर 7 बनाना है, आपने कहा सर कोई यार बड़ी बात नहीं है, 7 का मल्टीप्लाई 7 का डिवाइड कर बाद बन जाएगा। मैंने कहा बेटा आप अब समझ गए हैं, यानी कि आपको 5/7 में 7/7 जोड़ना है, यानी कि ऊपर आएगा 12 और नीचे आएगा 7 डायरेक्ट, या तक डायरेक्ट पूछे। ठीक, इतनी उम्मीद कर लूं क्या आपसे कि आप ये बात समझ गए हो। तो बेटा ऐसा सवाल आएगा तो जैसा जैसा सवाल कहे वो वैसा वैसा कर लेना। कल को वो बोले कि 2/3 में किस नंबर का मल्टीप्लाई करूं कि 6/15 बन जाए, ऐसे कर लेना है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, 3 को यहाँ डिवाइड में इधर फेंक के मारोगे मल्टीप्लाई में, 2 इधर मल्टीप्लाई में फेंक के मारोगे डिवाइड में, यानी कि x कितना आ गया 6 × 3 15 × पिन। अब इसको सॉल्व कर खत्म। मतलब सवाल जो कहीं वो कर लो, काम खत्म, सोचो मत कि क्या होगा, हमें क्या पता क्या होगा, हम जानते क्विट करना, कुछ भी पूछे करना ये, आगे बढ़े आगे बढ़ेंगे भाई, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट निकालो और देन ऑब्टेन करो इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो बेटा पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता रहे थे। मान लो कोई नंबर है ए और हम उससे हमका पूछे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बता, क्या पूछूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मुझे नहीं पता क्या होगा। बस एक बात ध्यान रहे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा होगा, यानी ए और बी में एक ऐसा रिलेशन होगा कि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आए। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन है। अगर आप समझ गए तो आगे बढ़े। यानी कि आप ये कर रहा क्या है भाई, ध्यान से समझो। ए कोई नंबर बोले कहे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। जैसे कि मैंने कहा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सोचो, आप कहेंगे सर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, क्यों, क्योंकि 2 से 2 कटेगा आंसर 1। मैं कहूंगा बेटा इतना लफड़ा क्यों पालना, हम ये सीख गए तो हम सोचे क्योंकि क्या होगा, हम ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। सवाल कह रहा है देखो बेटा मैं बताता हूँ कैसे, किसका प्रोडक्ट करो, तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं, अपॉन 5
मल्टीप्लाई बाई 7/8 कह रहा है, आप कहेंगे हाँ सर कह रहा है। मैं कह रहा हूँ बेटा न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर से लड़ाई करा दो, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, यानी कि इसको इससे बढ़ा दो, लड़ा दो, या मल्टीप्लाई कर लो। 7 का 3 में 21 और 5 का 8 यानी कि 1। इतना काम कर लेंगे, आप कहेंगे हाँ सर कर लेंगे। मैंने कहा बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और पूछा था, तो आप कहेंगे सर 20/40। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, बस ऐसे लिखेंगे। यही तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की पहचान है कि दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है। मैंने कहा एक तो दे रखा है, दूसरा पता नहीं, तो x मान लिया। अब x का वैल्यू निकालना मुश्किल है, आप कहेंगे नहीं सर इस 40 जो डिवाइड में घूम रहा है इधर फैक्टर मारो, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये जो मल्टीप्लाई में घूम रहा है x के साथ इधर आएगा तो एक डिवाइड में आएगा। आ गया जी मल्टीप्लिकेटिव। अगले सवाल की तरफ भागेंगे। -9/2 का मल्टीप्लाई किससे करना है? 5/5 से करना है। तो आप क्या कहेंगे सर? कुछ नहीं करेंगे, ऊपर वाले के ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि -45, और नीचे वाले के नीचे। खत्म कहानी, मल्टीप्लीकेशन। अब सवाल खड़ा होता है सर इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो। मैंने कहा बेटा किसका निकालना है? आपको कहना है कि सर -45/8 का निकालना है। मैं कहूँगा बेटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? आपने कहा सब 1 आएगा, ये तो सीख गए थे, पहले ही बता दिया आपने। तो बेटा अब क्या करना है? एक्स को यही छोड़ देना है, और ये अगर डिवाइड में है तो एक के साथ मल्टीप्लाई मिल जाएगा, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। खत्म कहानी। यानी कि इसको ऊपर लिख लेते हैं -8/45 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर किसके लिए? -45/8 के लिए। बेटा यहाँ पर क्लास खत्म हो। अब आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके कोई भी बुक उठाओ, एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, जो मन है वो उठा लो, सारे सवाल। फिर भी अगर डाउट रह जाता है आप अपने कमेंट कर करके हमें बताइए कि ये सवाल ऐसे है, हमें परेशान कर रहे हैं। हम एक डाउट सेशन लेके सबको फिर से उड़ाते, लेकिन टेक्निक तरीके आपको यही फॉलो करने होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं और एक अच्छा सा टॉपिक उठा के आपके डाउट, आपकी क्वेरी सब सॉल्व कर देते हैं। तो जुड़ने के लिए धन्यवाद।